कल, आज और कल लाल गोयल के संग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं एक प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सरन। प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सरन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। यह जो कार्यक्रम है कल, आज और कल लाल गोयल के संग, इसको V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा दिखाया जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सरन अतिथि प्राध्यापक, भूतपूर्व अतिथि प्राध्यापक, फॉर्मर विजिटिंग प्रोफेसर IIM लखनऊ एवं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जो डलास USA में है, उसके आप अतिथि प्राध्यापक रहे हैं। आप निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं एल्डो प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली के। आपने MBA किया IIM अहमदाबाद से 1980 में। आपने PhD की 1986 में। आपने अध्यापन का कार्य और साथ ही साथ शोध किया बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में 1984 से। आपके कई रिसर्च पेपर्स, शोध पत्र कई जर्नल्स में, बड़े जो प्रसिद्ध जर्नल्स हैं उसमें प्रकाशित हो चुके हैं। आप अंतरराष्ट्रीय सेमिनार्स में प्रोसीडिंग्स एंड चैप्टर्स इन बुक्स ऑफ रीडिंग्स भी आप लिख चुके हैं और सेमिनार्स में आप जा चुके हैं, उसमें आप अपना लेक्चर भी देख चुके हैं। आपका प्राध्यापक का कार्य और के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हुआ एज ए डीन इन 1997 में, जब आप कार्यवाहक डायरेक्टर, निदेशक बने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, जो मैनेजमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूट को 2007 में आपने उस पद को पाया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आपको कर्नाटका की गवर्नर उस समय की, उन्होंने आपको डॉक्टर सरन को चिन्हित किया, नॉमिनेट किया सीनेट ऑफ बेंगलोर यूनिवर्सिटी में। उनकी सुप्रसिद्ध और डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक कंट्रीब्यूशन के लिए जो आपने इतना सही वो दिया, अपना सहयोग दिया, या आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है एकेडमिक उसमें, उसके लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में 2012 से 2019 तक विजिटिंग प्रोफेसर, अतिथि प्राध्यापक रहे। आप ने इस दौरान वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी, इंडोनेशिया में वहां के जो डीन फैकल्टी के इनविटेशन पे आप गए, और 2018 में आपने एक अजीब सा, एक अनोखा आविष्कार किया। उसमें यह है कि एक यूनिक मॉडल है जिसमें कि जो टर्नओवर है वो दुगना हो जाता है, उसी जो आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो आपका एक जो इस वक्त प्रेजेंट आपका जिस तरह का भी आप कार्य कर रहे हैं, उसका एक ही अकाउंटिंग ईयर में दुगना हो जाता है उसका टर्नओवर। ये को प्रमोटर रहे, सह प्रमोटर रहे इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट सोसाइटी के। आप ऑनरेरी डायरेक्टर हैं NCR दिल्ली बेस्ड, दिल्ली NCR दिल्ली में एक हाई टेक B2B डिजिटल स्टार्टअप है, उसके आप ऑनरेरी डायरेक्टर हैं। और आप को फाउंडर भी हैं OWGI फाउंडेशन के, जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स को आगे बढ़ाता है, प्रमोट करता है। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है सुधीर सरन जी हमारे कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। सुधीर सरन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, प्रोफेसर सुधीर सरन जी, कि आपका बचपन, आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ और किन परिस्थितियों में हुई, किस तरह आपका एक पारिवारिक रचना थी और आपने कैसे अपना बचपन बिताया। प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सरन,
प्लीज। धन्यवाद। आपके साथ बैठ के बहुत सुख मिलता है और हाँ, आपके साथ बैठ के बहुत सुख मिलता है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपके साथ पुनः बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आज। बचपन हमारा बहुत सुख में बीता, मगर गांव के परिप्रदेश में बीता। हमारे फादर डॉक्टर थे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में उनकी नौकरी थी, तो जो अस्पताल होते थे वहां पर उनकी पोस्टिंग होती थी और हम उनके साथ साथ चलते थे। तो बचपन की एक बात हमको बहुत याद है कि जब हम लोग फ्रेंड्स बनाते थे, मित्र बनाते थे, कि चलने का समय हो जाता था। क्योंकि पिताजी का ट्रांसफर हर 2 या 3 साल पर एक बार होना जरूरी था। तो एक ये बात मुझे याद है कि 2-3 साल में मित्र बनाए और उनको पीछे छोड़ा और फिर नई जगह पहुंच गए, नए मित्र बनाए। इसके कुछ लाभ भी हुए, कुछ नुकसान भी हुए। और हमारी पढ़ाई एक ऐसे स्कूल में हुई गांव के, जहां पे मुश्किल से 200 छात्र थे और 7 शिक्षक थे। ये सन 58 की बात है। स्कूल में नाम लिखा दिया और स्कूल में हम लोगों को 2 चीजें हमको याद हैं। एक तो हम लोग को अपने बैठने के लिए साथ में कोई चीज लेके जानी होती थी, हाथ में दबा के। मोस्टली एक साफ सुथरी बोरी होती थी, उसको लेके जाना होता था। दूसरी ये थी कि सैटरडे को हम लोगों को 4 आने घर से लेके जाने होते थे और स्कूल में अपने क्लास टीचर को देना होता था। और साल में एक बार एक त्योहार आता था, चौकचंदा बोलते थे उसको हम लोग। उस दिन हम लोग, जैसे गुजरात में डांडिया होती है, तो वैसे डांडिया लेके गांव में घूमते थे और लोगों से पैसे इकट्ठा करते थे और ईमानदारी से अपने स्कूल में जमा करा दिया करते थे। और तो ये बिल्कुल प्राइमरी स्कूल की बात रही। दूसरी यादगार चीज ये है कि जब हम 4थी क्लास में पहुंचे तो हमारे पिताजी का ट्रांसफर एक नई जगह हो गया। गजियापुर जगह का नाम है, गंगा किनारे। तो वहां पे हमारे अस्पताल की बाउंड्री जहां खत्म होती थी, वहां से हाई स्कूल की बाउंड्री शुरू होती थी। मगर प्राइमरी स्कूल जो था 5वीं क्लास के लिए, वो हमारे रेजिडेंस से, क्वार्टर से करीब करीब 5 किलोमीटर दूर था। तो फादर ऐसे ही हेडमास्टर साहब से बैठे थे, बातें हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते कि इसको 6ठी क्लास में एडमिशन दिला दीजिए। उन दिनों टीसी और इन सब चीज का बहुत चक्कर तो होता नहीं था। तो फादर ने कहा हाँ ठीक है, करा दो। तो हमारी एडमिशन 4थी में न हो, 5वीं में न होके 6ठी में करा दी गई। जब हम क्लास में जाने लगे तो उसके बाद से छमाही परीक्षा हुई और उसमें हमने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो हेडमास्टर साहब को पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने फादर को बोला कि ऐसा करते हैं कि इसको 7वीं क्लास में बिठा देते हैं। अगर ये 7वीं की फाइनल में पास हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, अगली क्लास में जाएगा। फेल हो गया तो 7वीं में कंटिन्यू करेगा, ऐसे भी उसको 7वीं में आना था। अब बाद में हमें पता चला कि एक हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हुई थी अमेरिका में 1920-22 के पीरियड में। उसमें फैक्ट्री के वर्कर्स को लिया गया था एक एक्सपेरिमेंट के लिए कि लाइट का उनके प्रोडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है। बचपन में पता नहीं था, मगर उस प्रयोग में बड़ी विचित्र बात सामने ये आई कि लाइट जब बढ़ाई जाती है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो समझ में आता है। लाइट जब घटाई जाती थी तो उस टीम के 7 सदस्य की प्रोडक्टिविटी बढ़ती ही जाती थी, बढ़ती यहाँ तक कि हाथ को हाथ ना सूझे, उतनी कम लाइट में भी वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर देते थे। तो लोगों ने बताया इसको कि इसका एक खास होता है, उसको हम लोग मैनेजमेंट में हॉथॉर्न इफेक्ट के नाम से पढ़ाते हैं। तो हमारे साथ भी हॉथॉर्न इफेक्ट हो गया। 7वीं में मैं बहुत मेहनत से पढ़ते रहा और हम जो है क्लास में पास हो गए।
तो एक साल में मैंने 5वीं, 6वीं, 7वीं पूरी कर ली और 8वीं में पहुंच गए। नतीजा ये हुआ कि 14 साल की उम्र में मैट्रिक 11 साल की होती थी हमारी उन दिनों, उसको पास करके आ गए। तो ये है बचपन की कहानी। आगे आप बताएं। तो बचपन में जैसे आपने बताया कि आप गांव में पढ़े और किस तरह आपने अपना प्रतिभा दिखाई, जिसकी वजह से आपको एक क्लास की जगह 2 डबल प्रमोशन मिले, 2 बार आपको आगे बढ़ा दिया गया। ये एक पहले जमाने में बहुत होता था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे को भी 2 डबल प्रमोशन। हालांकि इसका ड्रॉबैक ये, इसका नुकसान ये होता था कि इससे काफी जोर पड़ जाता था बचपन में, जो आजकल नहीं चाहते। सब चाहते हैं कि इसके बाद आपकी और शिक्षा आगे जो बढ़ी, उस शिक्षा में वो कहाँ और कब हुई, उसके बारे में बताएं। तो आपने जो कहा बिल्कुल वही हुआ कि 9वीं क्लास में हमारे जो अलजबरा के सर थे, तो उन्होंने एक फॉर्मूला जो होता है a+b², उसको बोला कि बताओ क्या होता है। तो हमने कहा सर हर दिन हम ही से आप पूछते हैं, किसी और से पूछ लीजिए। उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने हमको खड़ा करके कहा हाथ आगे करो, और उन दिनों लाइन खींचने के लिए रूलर होता था काला रंग का, रूलर से उन्होंने हमको जड़ दिए। तो हमने कहा कि अब हम अलजबरा चाहे कुछ भी हो जाए खोल के नहीं देखेंगे। बाकी जो मैथमेटिक्स के ब्रांच थे, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, उसके भरोसे हम पास तो होते गए, मगर अलजबरा हमारी कमजोर तो हो गई। जब मैट्रिक में हम पहुंचे तो हम जो है हिंदी में भी फेल हो गए, संस्कृत में भी फेल हो गए। सेंटअप एग्जाम होना था नवंबर के महीने में, मार्च में इम्तिहान होना था। तो हमारे ब्रदर को ये बात अच्छी नहीं लगी। हम फादर के पास थे, बड़े भाई हमारे थे, लेक्चरर लगे थे 2 साल पहले। उन्होंने कहा इसको मैं अपने साथ होम टाउन जो हम लोग कहा आ रहा है वहां पे ले आते हैं। और फादर ने कहा ठीक है ले जाओ, तुम्हारा छोटा भाई है। वो लेके आया, उन्होंने आरा के एक मशहूर स्कूल जैन स्कूल में करा दिया, क्योंकि दोनों एक ही ट्रस्ट के थे, जिसमें भैया हमारे नौकरी करते थे, उसी का स्कूल था। तो हेडमास्टर के पास गया, उन्होंने कहा चलिए एक ही ग्रुप के हैं, कमजोर है मगर ले लेते हैं, मगर यह है कि आपको कोशिश करनी होगी ठीक से पढ़ जाए। तो ये हुई बात। आ गए हम आरा, और भैया का नाम था शंभू, और उनका टेम्परामेंट भी महादेव जैसा ही था, तुरंत गुस्सा, तुरंत मारपीट के सीधा कर देंगे। तो उनके डर से तो साहब हम पढ़ने लग गए। 6 महीने में मैट्रिक में हमको फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो हमको वहां के जो अच्छे कॉलेज थे उनमें एडमिशन मिल गई, और हम पढ़ने लगे जूलॉजी ऑनर्स। भैया उसी डिपार्टमेंट में लेक्चरर थे। कई बातें हैं, मगर उसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि जिनको उन्होंने लगाया था कि भाई इसको थोड़ा पढ़ा दो ट्यूशन, वो वहीं पे केमिस्ट्री में डिमॉन्स्ट्रेटर थे। और उनका मेथड ये था कि सुबह में उठना, मुंह धोना और सीधा हमारे पास आ जाना। तो 6:30 बजे सुबह में उनके पास पहुंच जाता था। आरा में लॉज कहते थे, वहां पे लोग रहते थे, उनका परिवार दूर रहता था। और वहीं पर वो आलू और चावल एक पतीले में चढ़ा देंगे, केरोसिन वाले स्टोव में, और उनका भी बनता था, मेरा भी बनता था। और उसके बाद से वो हमें 5 प्रश्न दे देते थे किसी एक विषय के, और बोलते थे अब तुम इसका अपने याद से उत्तर लिखो, और अगर कहीं खराब लिखते हो तो दिन में अब पढ़ लेना, शाम को लौट के आना स्कूल से मेरे पास ही। वहीं पर हम लोग फ्लैट राइस चूड़ा जो होता है, गुड़ है, वो खाते थे दोनों गुरु शिष्य, और उसके बाद से पुनः हम लिखते थे आंसर उनका। उससे हमें लिखने की क्षमता बहुत बढ़ गई, अपने दिमाग से सोचने की क्षमता आ गई, और अभी तक वो हमें काम देता है कि कोई भी समस्या हो हम डरते नहीं हैं। अगर पहली बार फेल भी हो गए तो कोशिश जारी रहती है, और फिर जो है आगे आ जाते हैं। ये आगे की शिक्षा का रहा हमारे साथ। तो इसके बाद आपने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की? उच्च शिक्षा की भी एक कहानी है कि हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में लुधियाना में मास्टर्स कर रहे थे। हमको नेशनल स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो हम चले गए वहां पर पढ़ने के लिए। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 20 बच्चे होते थे, और हम लोग का ध्येय रहता था, गोल रहता था कि वर्ल्ड बैंक में इकोनॉमिक्स की नौकरी मिल जाए हमको, न्यूयॉर्क में नौकरी करेंगे। तो जब हम सेकेंड ईयर में थे तो हमारे एक सीनियर थे, वो आए
वो एक फार्मास्यूटिकल नहीं, पेस्टिसाइड कंपनी में नौकरी करते थे। उनको जाना था किसी और के साथ रहने के लिए, मगर वो गांव गया हुआ था अपने, पंजाबी। तो उनको हमने कहा ठीक है हमारे साथ रह जाइए। और बातों बातों में कहा उन्होंने कि आप बोलते तो अच्छा है, अंग्रेजी आपकी अच्छी है, हिंदी भी अच्छी है, तो आप क्यों नहीं आईआईएम का एंट्रेंस टेस्ट दे देते हैं। और फिर जिंदगी बदल गई। उन्होंने ही फॉर्म खरीदा 15 रुपए का, हमको भिजवा दिया और मैंने भर के भेजा। तो अहमदाबाद से हमने एमबीए कर लिया 78-80 में। हमारे शिक्षक बहुत मशहूर थे, बहुत मशहूर थे। अभी भी भगवान उनको लंबी उम्र दे, कुछ बचे हुए हैं। तो ये बात सही है कि शिक्षक के जैसे रहते हैं वैसे ही छात्र बनता है। आज तक पढ़ने की आदत लगी हुई है। तो ये रही हमारी उच्च शिक्षा। तो आपने लुधियाना के बाद आप सीधे आईआईएम में पहुंच गए? गुजरात आ गए जी। उससे पहले, लुधियाना से पहले आपने जो किया था, पहले 12th किया था आरा से? जूलॉजी ऑनर्स हमने आरा से किया। फिर हमारे नंबर अच्छे नहीं आए थे। यूनिवर्सिटी में रैंक 5 जरूर था, मगर सेकंड डिवीजन में थे हम। तो हमारे जो दूसरे भाई थे, डॉक्टर रघुबीर शरण हैं, अभी आईआईटी गांधीनगर में हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमको जो है ना किसी अच्छे कॉलेज में ठीक से पढ़ लेना चाहिए, डिग्री ठीक नहीं। तो हमको पंतनगर में एडमिशन मिल गया। उनके एक मित्र थे, उन्होंने बताया उनको। तो कौन से किस साल, किस वर्ष में आपने पंतनगर में एडमिशन लिया था? 72 में एडमिशन लिया था, 75 में। मगर यह है कि हाँ, यूनिवर्सिटी मेरिट स्टूडेंट होके हम पास हो गए वहां से। दाग धो लिया, जो पहले जियोलॉजी और उसमें दाग लगा था उसको धो लिया हमने। तो आपने फिर आईआईएम से एमबीए किया? जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद आपका विचार कहीं पे सर्विस करने का, जैसे आपने पहले बताया आप न्यूयॉर्क में सर्विस करना चाहते थे, तो उसकी जगह आपने अध्यापक बनने का क्यों विचार किया? हमारे एक सर थे, तीरथ गुप्ता सर। तो वो MIT से PhD करके आए थे अमेरिका में, और वो फिर अहमदाबाद में आ गए। तो जब सेकेंड ईयर में हम अहमदाबाद में पहुंचे तो उस समय हमने समर ट्रेनिंग बड़ी अच्छी की थी, बहुत अच्छी समर ट्रेनिंग थी। एक अच्छी कंपनी थी रिचर्डसन हिंदुस्तान, उनकी ब्रांड अभी भी चलती है, विक्स, जो बरसात में माँ लोग बच्चों को लगाती हैं, उसमें किया था। तय था कि हमको विक्स कंपनी जॉब दे देगी। मगर जब सेकेंड ईयर में आए तो हमको एक प्रोजेक्ट करना था। तो प्रोजेक्ट के लिए हम तीरथ गुप्ता सर के पास गए और उन्होंने एक टॉपिक दिया कि पेपर मिल जो पेपर बनाता है तो उसका उपभोग कौन कौन सी बाकी इंडस्ट्रीज किस अनुपात में करती हैं। तो वो जब हमने कर लिया तो उन्होंने कहा तुम्हारी एप्टीट्यूड इंडस्ट्री की कम लगती है, इंडस्ट्री की ज्यादा लगती है, तुम रिसर्च असिस्टेंट बन जाओ। तो हमारे 2-4 सीनियर भी ऐसे थे तो कहते थे कि एमबीए करके कंपनी में नौकरी नहीं करेंगे, सीधा पीएचडी करने जाएंगे और फिर शिक्षण में लग जाएंगे। तो बीज उसी समय पड़ गई थी। मगर फिर इंस्टीट्यूट ने कहा कि नहीं, आप लोग पे बहुत सरकार खर्च करती है, आप जाइए 2-4 वर्ष इंडस्ट्री में काम करिए, बाद में टीचर बनना चाहें तो बन जाइएगा। तो मैं जेके पेपर मिल में नौकरी करने उड़ीसा चला गया। मगर फिर जी वहाँ कितने वर्ष कार्य किया? सर 3 साल काम किया। बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। उसके बारे में जो है बस इतना ही बता दें कि हरिशंकर सिंघानिया जी ओनर हुआ करते थे। भारतवर्ष की तीसरी लार्जेस्ट कंपनी हुआ करती थी। और जब हमारी सिलेक्शन हुई तो इसी बात पे हुई थी कि बिरला फैमिली और सिंघानिया फैमिली, ये जितनी बड़ी फैमिलीज थी उनमें विभाजन की समझिए कि हलचल शुरू हो गई थी। तो उन्होंने कहा जिस तरह से हम लोग फैमिली ओन्ड बिजनेस बड़ी बड़ी चलाते हैं वो मैनेजमेंट मेथड चलेगा नहीं, अब इसको प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा। तो हमको उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट लाने के लिए किया था। और प्रभु का आशीर्वाद रहा कि हरिशंकर सिंघानिया जी हमें बहुत मानने लगे कि बहुत सही काम कर रहे हैं। इस कच्ची उम्र में बहुत लोग ऐसे नहीं सोच सकते हैं। तो सिंघानिया जी समझिए कि हर 3 महीने में हमको अपने जहाज से, प्राइवेट जहाज था सिंघानिया के पास, उससे जेकेपुर से दिल्ली बुलाते थे। 2 दिन हमसे डिस्कशन होती थी और फिर हमको भेज दिया करते थे। मगर प्रोफेशनलिज्म ऐसे कर दिया कि अभी भी जेकेपुर
आपको बताएं कि पेपर मिल्स में नंबर 1 है, बना हुआ है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट चलती है। थोड़ा योगदान मेरा था। बहुत 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 ही बढ़िया बात बताई आपने कि थोड़ा या ज्यादा योगदान वो तो सिंघानिया साहब ही बता पा, अब तो नहीं कह सकते कि वो अभी है या नहीं है, लेकिन वो ही बता सकते थे कि आपका योगदान कितना रहा। तो उसके पश्चात फिर जेके मिल्स के बाद, पेपर के बाद फिर आपका क्या कार्यक्रम रहा आगे? उसके बाद आपने क्या किया? तो उसके बाद से हमने सोचा कि प्रमोशन के लिए कोशिश करें। तो एक दिल्ली की कंपनी थी जो हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी के कंपोनेंट्स बना के पब्लिक सेक्टर कंपनीज, कोल इंडिया, माइनिंग कंपनीज थी, मिनरल कॉर्पोरेशन, उनको बेचा करती थी और कुछ एक्सपोर्ट भी करती थी। तो उन्होंने हमको डिप्टी जनरल मैनेजर रख लिया, धनबाद में हमारी पोस्टिंग हो गई। तो वो काम हम कर रहे थे। इरादा ये था कि हम जो है, चूंकि एग्रीकल्चर पढ़े हुए थे और उड़ीसा में जो हमने सेविंग की थी, तो हमने 5.5 एकड़ जमीन खरीदी थी कि रिसर्च फार्म बनाएंगे कि 5 एकड़ में हम करीब करीब 15 एकड़ की उपज ले सकें। वो प्रोजेक्ट चला हमारा, 2017 तक चला रिसर्च फार्म। फिर कुछ स्थितियों से बिटिया की शादी करनी तो हमने एसेट लिक्विडेट कर दी। तो ये दोनों काम चल रहे थे हमारे, फैक्ट्री चलाना और उधर रिसर्च फार्म सेटअप करना। तो हम सोच रहे थे कि फादर मदर को अपने साथ ला के रखेंगे। हमारी छोटी बहन भी धनबाद में रहते थे, दोनों भी कोल इंडिया में काम करते थे। दुर्भाग्य ऐसा कि जनवरी 6/84 में पिताजी का देहांत हो गया अचानक से। तो फिर हमारे बड़े भाई साहब कसौली में डायरेक्टर थे। तो चूंकि पहाड़ है कसौली और मदर आस्थमा की पेशेंट थी, तो वहां नहीं जा सकती थी। कानपुर में भाभी हमारी अलीगढ़ से पीएचडी कर रही थी, भैया पढ़ा रहे थे आईआईटी कानपुर में। तो चूंकि घर में एक ही आदमी थे, भैया थे केवल, तो माँ का देखभाल हो नहीं पाता। तो फिर हुआ कि जो है तीसरे भाई साहब के पास छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि बनारस में पिताजी का देहांत हुआ था। तीसरे भैया जो हमारे थे शंभू शरण, वहीं रहते थे। तो हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीआईटी मेसरा में जब हमारी 82 में शादी हुई थी, तो हमारे बहनोई पढ़ाया करते थे। उन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट के हेड हैं वो कई दिन से कह रहे हैं कि आप वहीं क्यों नहीं आते, रांची में लेक्चरर का जॉब दे देंगे। तो हमने 84 में उनको कांटेक्ट किया और बीआईटी मेसरा में हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई और पूरी तरह से हम शिक्षा में आ गए। ये आपकी एक जीवन की कहानी है कि आप शिक्षा तक में आके और शिक्षक बन गए। रिसर्च वहीं से शुरू किया आपने? रिसर्च का कार्य कब शुरू किया? रिसर्च का काम समझिए कि हमारा 79 में समर ट्रेनिंग में शुरू हो गया। मार्केटिंग रिसर्च से शुरू हुआ और जो है ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। विक्स वेपोरब के जो इंडिया में थे, उनके जो जनरल सेल्समैन जो थे वो वर्ल्ड में नंबर 1 गिने जाते थे, श्री वीएस नावलकर जी। तो हम सभी आईएम के स्टूडेंट्स की इच्छा रहती थी कि नावलकर सर के साथ समर ट्रेनिंग करने को मिल जाए, क्योंकि वो पैसा भी बहुत अच्छा देते थे। मतलब हम लोग को सैलरी मिलती थी उस समय 1200-1500 रुपए महीने और स्टाइपेंड ही 1000 रुपया दिया करते थे। तो उन्होंने जब अपना एनुअल प्लान भेजा, सिंगापुर ऑफिस से कंट्रोल होता था, और बड़े मशहूर आदमी हैं, आप जानते हैं उनको, श्री गुरचरण सिंह, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में हर दूसरे हफ्ते एक ऑपेड आर्टिकल लिखा करते हैं। तो गुरचरण जी उस समय मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे। उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उन्होंने इंडिया का एनुअल ग्रोथ टारगेट फिक्स कर दिया 13% पर, जबकि नॉर्मल ग्रोथ 6 से 7% होती थी। तो बाकी लंबी चौड़ी तो क्या रही, मगर नावलकर जी भी जिद वाले आदमी थे। उन्होंने एक नई सी थ्योरी निकाल दी, रूरल पेनिट्रेशन प्रोग्राम करके। और समझिए कि उसी के आधार पर मैनेजमेंट में हम लोग जो मार्केटिंग एरिया पढ़ाते हैं, उस समय तक रूरल मार्केटिंग नाम की कोई चीज नहीं थी। नावलकर जी के काम के आधार पर, थोड़ा बहुत जो हमने योगदान किया उसके आधार पर, अब एक पूरा सब्जेक्ट ही हम लोग पढ़ाते हैं, रूरल मार्केटिंग। तो वो रिसर्च हमारी शुरू हुई थी वहां से। तो ये एक सीधे शब्दों में हम ये कहें, आपने अभी कार्य किया, वहां एक नई पद्धति शुरू करवाई जिससे कि देश में काफी कुछ आमूल परिवर्तन आए। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। उसके बाद आप कहाँ गए? तो फिर बीआईटी में जब हम पढ़ाने लगे, तो हमारे कानपुर में जो बड़े भाई साहब थे, उन्होंने कहा, वो एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने चेन्नई गए थे
मद्रास से लौट रहे थे, तो वो जो ट्रेन आती है वो रांची होके आती थी, तो वहीं पे उतर गए। माँ थी हमारे साथ रहती थी ना, तो माँ को मिलने के मुंह में आ गए वो। तो वो रहे हमारे साथ 3-4 दिन। उन दिनों उन्होंने कहा कि देखो, अब रिसर्च में अगर आ गए तो ट्रेड यूनियन में जैसे मेंबरशिप जरूरी होती है फैक्ट्री के वर्कर की, तो वैसे तुम्हारे लिए पीएचडी करना ट्रेड यूनियन का कार्ड है। तो सुबह में उठ के 1 घंटे तुम रिसर्च का काम किया करो, पढ़ो लिखो। तो वो हमने शुरू किया, और फिर भैया को अच्छा लगा कि छोटे भाई ने मेरी बात मानी, तो उन्होंने 86 में आईआईटी कानपुर में गर्मियों में एक कोर्स करवा दिया, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। लैपटॉप, डेस्कटॉप जो है, पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम लोग आज कहते हैं, वो भारतवर्ष में 84 में आने शुरू हुए थे साहब, और 86 में ही हमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे उन्होंने कोर्स करा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब बीआईटी लौट के हम गए तो हमको कंपनियों ने बुलाना शुरू किया कि कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग पे पढ़ाइए। तो हमने उसी पर रिसर्च कर दिया। पहला रिसर्च पेपर हमने लिखा था कि ये जो हमारे मॉडल होते हैं, उन मॉडल्स को हम मार्केटिंग में कैसे कंप्यूटर के सहायता से यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडलिंग फॉर मार्केटिंग डिसीजंस। तो वहीं पे स्टील अथॉरिटी की एक जर्नल निकला करती थी, नाम बड़ा अच्छा था, ग्रोथ। तो ग्रोथ में 86 के दशहरे में हमारा पहला रिसर्च पेपर भगवान की दया से प्रकाशित हुआ। फिर वो चलता रहा। अच्छा, तो उसके पश्चात जो है हमें लगा कि अब कुछ बड़ा काम करना चाहिए, तो मैंने पीएचडी के लिए बीआईटी में अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो गई इन सर्विस कैंडिडेट के रूप में। और हमने जो शुरू किया वो कि आजकल जितने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप लैंग्वेज देखते हैं उनको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। सी हुआ या बाकी जितने हैं वो सब स्ट्रक्चर्ड। उसके पहले बेसिक हुआ करता था, कोबोल हुआ करता था। तो सबसे पहला लैंग्वेज था पास्कल। और पास्कल चूंकि साइंटिस्ट के नाम पर है तो ये पी कैपिटल होता है, बाकी छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, जबकि बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल वगैरह जैसे हुए, बेसिक हुआ, तो सब कैपिटल्स में लिखे जाते थे। तो पास्कल सीखना शुरू किया हमने खुद ही, और खुद ही प्रोग्राम लिखा। प्रोग्राम बड़ा अच्छा लिखा। प्रोग्राम ये था कि अगर आप वाउचर पे जो ट्रांजैक्शन लिखते हैं डबल एंट्री से, वो टाइप कर दें हमारे प्रोग्राम में, तो ये अब उसकी प्रोसेसिंग करके आपका ट्रायल बैलेंस बना देगा, इनकम स्टेटमेंट बना देगा, बैलेंस शीट बना देगा। इतना ही नहीं, एक और उसमें कैपेबिलिटी हमने डाल दी थी, मोंटे कार्लो सिमुलेशन मॉडल डाल के, कि ये आपके फोरकास्ट भी कर सकता है कि अगले 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद बैलेंस शीट कैसी दिखेगी कंपनी की। तो इसको हमने जो है करीब करीब 130 पन्ने का साहब कोडिंग था, बड़े बड़े पेपर होते थे उसके, वो कर दिया। तो वो मेजर रिसर्च था मेरा। उसके आधार पर IIM लखनऊ में मुझे 89 में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। ये भी अपने में विचित्र बात है। हम जो है समय का अभाव है डॉक्टर सरन, हम बहुत कुछ बात करना चाहते हैं। तो अब आप इस तरह आप IIM में आए और आपने बताया कि अभी आपको वहां भी नौकरी मिली। उसके बाद अब आपका आखिरी कहाँ पर पड़ाव हुआ, या अभी भी चल रहा है? अभी भी आप लगे हुए हैं, कार्यरत हैं, पर जब आप रिटायर हुए तो किस पोस्ट से और कहाँ रिटायर हुए? भगवान की जो है कृपा दृष्टि बनी हुई है। तो हम रिटायर होने की सोच रहे थे। कोविड के पीरियड में हमने सोचा कि अब ज्यादा होगा नहीं, सब ऑनलाइन विजिटिंग प्रोफेसरशिप काम चल रहे थे हमारे, कि यहीं बेंगलोर में एक डॉन बॉस्को ग्रुप है, तो उसके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, हमारे कॉलेज में आपकी जरूरत है। तो फुल टाइम मैं सीनियर डायरेक्टर हो गया हूँ। डिग्री कॉलेज देखता हूँ, पीजी कॉलेज देखता हूँ। और यहाँ पे एक ही में उद्देश्य है कि जो हमने भागीरथ की कहानी सुनी थी कि वो गंगा को, शिव जी गंगा को जमीन पर लेके आए थे, तो यहाँ पर IIM स्तर की जो पढ़ाई करनी है वो अपने बच्चों को कैसे कर दें। प्रयास जारी है, सफलता मिल रही है। 4 महीने में काफी सफलता मिली है।
तो यही है, ये चलते रहेगा, रिटायर होने की नौबत नहीं आएगी। बहुत 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 बढ़िया बात बताई आपने। सिर्फ आखिर में चलते चलते कोई एक लाइन का कोई मैसेज आप देना चाहेंगे अपनी युवा पीढ़ी के लिए? अपने हाथों पे भरोसा करिए और अपने बुजुर्गों का सम्मान करिए, जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा लगा। और दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह एक गांव से शुरू होके एक कहानी एक तरह से कहानी ही है, और कहां कहां आप पहुंचे और कितनी हाइट तक पहुंचे, और आपने जो रिसर्च की या जो अपना योगदान दिया उससे कितना आमूल परिवर्तन आया भारतीय बिजनेस मॉडल में। और ये एक सक्सेसफुल आदमी की, और वो कहते हैं अभी रिटायरमेंट नहीं है, और आगे उन्होंने इतना अच्छा अपना योगदान दिया है। मैं सोचता हूं कि बहुत ही, हम तो एक ही कामना कर सकते हैं कि आप इसी तरह आगे अपना योगदान समाज को देते रहें। यही हम आपको साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर सरन जी कि आज हमारे संग आप जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर सरन जी आपका कि आज आपने थैंक यू आज और कल लाल गोयल के संग के कार्यक्रम में आके बहुत बहुत अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका।